रिटायरमेंट के बाद दो तीन चीजें होती हैं, या तो वर्दी टांग के अपने घर में बैठ जाओ और शाम होने का इंतजार करो और कैंटीन से लाई हुई जो बोतल है उसको खोल के 2 चाय पी लो और आराम से सो जाओ, या फिर ये संकल्प करो कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी कुछ करना है सो दैट हमारी जो ये बिरादरी है उसके लिए जो उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए खड़े होना है। तो ऐसे लोग काम होते हैं और आप लोग ऐसे हैं, तो इसके लिए एक बार फिर अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बना सकते हैं। संगठन किस लिए बनाया था? संगठन इसलिए बनाया था कि हम लोग एकजुट हो सके, एकमुठ हो सके। किसी की भी जो समस्या होती है उस समस्या में हम लोग खड़े हो सके, क्योंकि आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में, चाहे वो हमारे पूर्व सैनिक हो या फिर उत्तराखंड का नागरिक हो, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उनके साथ बाहरी तत्वों द्वारा या असामाजिक तत्वों द्वारा उन लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। हमारा बिंदु नंबर 10 ये बताता है कि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड में हमको पूर्व सैनिकों को राशन की दुकानों में पहले 8% का कोटा था। हमने जानना चाहा और एक आरटीआई लगाई हरिद्वार शहर में। हमने कहा कि कितने पूर्व सैनिकों को राशन डीलर की दुकानें मिली हुई हैं, तो ये आश्चर्यजनक बात है 605 दुकानों में से केवल 2 पूर्व सैनिक के पास राशन डीलर की दुकान थी। वैसे तो हमारे वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा संगठन 17 जुलाई 2016 को जिन्होंने ये वृक्ष रोपा था उसमें मात्र सिर्फ 2 आदमी थे। जो हमारे संगठन के सम्मानित अध्यक्ष महावीर सिंह राणा और जो हमारे इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं हमारे संगठन के सचिव आदरणीय गिरीश जोशी जी, इन लोगों ने ये वृक्ष रोपा था। इस वृक्ष को मुद्दा उठाया, उनके मुद्दा उठाने से हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन खाली देहरादून और उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि सीएसडी प्रकरण उठाने से पूरे देश के अंदर हमारे संगठन का नाम है। जब हम लोगों ने सीएसडी का मुद्दा उठाया और जब उसमें सुधार होने आया, ये मुद्दा हमारे आर्मी चीफ तक, आर्मी हेडक्वार्टर तक और प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर तक पूरा गया ये सीएसडी का प्रकरण। आज आप देखेंगे कई जगह लगभग सीएसडी में काफी सुधार हुआ पहले से, और अगर सुधार नहीं भी होता है तो उसका दोषी हम लोग हैं। जो हम कमी देते हैं उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, क्यों करते हैं? हम लोग क्या करना, कुछ नहीं का प्रमोशन देना था, जो हमने लेना था ये दिया आदमी से। अब कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप अपनी बातों को जायज बातों को उठाते हैं, कोई मैं लाल अपना बांधा बांध नहीं कर सकता है। लेकिन गलती हमारी है कि आप मेरे को मिल जाए, दूसरे को मिले न मिले, बाहर में जाए, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बोला है, अगर किसी को कोई कमी दिखती लिखित में चिट्ठी डाल दो, कैंटीन ऑफिसर के लिए या कर्नल वेतन के लिए सीनियर हेडक्वार्टर में जो कई रिपोर्टें जाएगी उसमें जरूर कुछ न कुछ सुधार होगा। हमने कर्नल वेतन से और सीनियर जीओसी के साथ कई बार हमने मीटिंग भी की है। हमारे 50 पेड़ के ऊपर उन्होंने मुकदमा लगा रखा है, लेकिन वो मुकदमा आज उनके उल्टी गले की फांस बनी हुई है। जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे वो उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 1 साल होने वाला है, अभी तक हमको कोई नोटिस नहीं आया। एफआईआर दर्ज तो करा दी, लेकिन अभी तक 1 साल के अंदर कोई नोटिस नहीं मिला हम लोगों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे। चौबटा खाल पौड़ी गढ़वाल इतनी दूर से यहाँ पर हमारे गौरव सेनानी, जो हमारे सहयोगी संगठन है गौरव सेनानी संगठन चौबटा खाल, वहां से पधारे हैं बहुत दूर से। साहब अध्यक्ष हैं और बहुत सारे संगठन है, शायद मैं सबका नाम न ले पाऊं। नाम लेने के लिए एक लिस्ट चाहिए और लिस्ट है। तो पुनः हम लोग एक बार संगठन किस लिए बनाया था? संगठन इसलिए बनाया था कि हम लोग एकजुट हो सके, एकमुठ हो सके। किसी की भी जो समस्या होती है उस समस्या में हम लोग खड़े हो सके, क्योंकि आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में, चाहे वो हमारे पूर्व सैनिक हो या फिर उत्तराखंड का नागरिक हो, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उनके साथ बाहरी तत्वों द्वारा या असामाजिक तत्वों द्वारा उन लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो हम लोगों ने शासन प्रशासन को जगाने के लिए कि आप लोग
ये जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को समाप्त करें। इसलिए हम लोग एकजुट होकर एक साथ शासन प्रशासन के पास जाते हैं और उस समस्या का समाधान कराते हैं। और आप लोगों को सब मालूम है, जो 16 सूत्री मांग हम लोगों ने राज्य सरकार को दी है, उन मांग के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। और हम कल परसों में दोबारा हमारी एक बैठक हम लोग राज्य सरकार के साथ या जो भी उनके सचिव हैं उनके साथ हम लोग बैठक करने वाले हैं, जिसका कि हरिद्वार सैनिक संगठन का को बहुत बड़ा योग हो जाता है, श्रेय जाता है, जिन्होंने इन 16 सूत्री मांगों को हम लोगों को बताने में और हमारे साथ इनको आगे फॉरवर्ड करने में अपना योगदान दिया है, जिसके सूत्रधार हैं अपने ऋतुराज जी। हमारा कहना यह है, जैसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब ग्रुप A, B, C, D चारों ही ग्रुपों में आयु का लाभ देते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी सेवा की अवधि को पूर्व सैनिक की आयु से घटाया जाए, जिससे वो आवेदन कर सके। हमारा बिंदु नंबर 6, उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पे अगर कोई सैनिक शारीरिक परीक्षा देता है, सपोज वन रक्षक की निकल रही है, पुलिस के SI की निकल रही है, आपके बंदी रक्षक की निकल रही है, वन दरोगा की निकल रही है, वहां पे वो पूर्व सैनिक एक 21 साल के बच्चे की तरह ही उसको परीक्षा देनी पड़ती है शारीरिक। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस, ITBP, CISF, CRPF इनकी जब भर्ती केंद्र सरकार निकालती है तो वहां पे आयु के हिसाब से उनका शारीरिक परीक्षा ली जाती है। बिंदु नंबर 7 में क्या है, हमारे उत्तराखंड का कोई पूर्व सैनिक सपोज कोई सूबेदार के पद से रिटायर होके आया 4800 की ग्रेड पे और उत्तराखंड में वो एक क्लर्क की 2400 की ग्रेड पे की नौकरी पाता है। अब उत्तराखंड में क्या होता है, उसको 2400 की ग्रेड पे रख लिया जाता है, जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं तो वहां पे उसके 4800 के ग्रेड पे को प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब अगर उसको सूबेदार के पद की जो वेतनमान मिल रहा था, भले ही वो वहां पे क्लर्क की पद पे जाए, उसको जो पे है वो सूबेदार की मिलती है। इसी प्रकार हिमाचल में क्या किया जाता है, हिमाचल में उसको जिस समय उसने उस योग्यता को हासिल किया, सपोज इंटर उसने 1995 में की और 2015 में उसको नौकरी लगी, तो उसको 20 साल का इंक्रीमेंट दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया। तो हमारा कहना यह है, उत्तराखंड में 5-5, 6-6 साल में उच्च पदों की भर्ती निकलती है, तो अगर कोई सूबेदार, नायब सूबेदार अगर कोई अपने से कम के वेतनमान पे आता है तो उसके वेतनमान को सुरक्षित किया जाए। हमारा बिंदु नंबर 10 ये बताता है कि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड में हमको पूर्व सैनिकों को राशन की दुकानों में पहले 8% का कोटा था। हमने जानना चाहा और एक RTI लगाई हरिद्वार शहर में। हमने कहा कि कितने पूर्व सैनिकों को राशन डीलर की दुकानें मिली हुई हैं, तो ये आश्चर्यजनक बात है, 605 दुकानों में से केवल 2 पूर्व सैनिक के पास राशन डीलर की दुकान थी। हमने इसके लिए अपील में गए। अपील में हम जिला पूर्ति अधिकारी से मिले तो उनके द्वारा बताया गया कि सन 2014 में हरीश रावत जी की सरकार में पूर्व सैनिकों के साइड में एक छोटा सा डंडा लगाकर उसको विकलांग के लिए दे दिया गया। हमारा विकलांगों से ऐतराज नहीं है, हम कहते हैं उनको 50% का आरक्षण दो, लेकिन हमारे कोटे से क्यों दिया? हमारा कहना यह है कि हमारा 8% का आरक्षण जो है उसे वापस रिस्टोर किया जाए। और हम तो ये कहना चाहेंगे, मोदी जी आज की डेट में सबसे ज्यादा लाभार्थी को योजना दे रहे हैं और लाभार्थी की सीधे योजना राशन डीलर से जुड़ी हुई है। हम तो कहते हैं पूर्व सैनिक कुछ भी कर लेगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अतः हमारी डिमांड यह है कि कम से कम 50% राशन डीलर की दुकानें पूर्व सैनिक को दिए जाएं। समय की कमी है, अगर हमारे विशिष्ट अतिथि 2 शब्द। मैं बहुत सारे यहाँ पे जो मेरे सैनिक भाई हैं, कईयों से उम्र में छोटा हूँ, कईयों से रैंक में छोटा हूँ, बट फिर भी आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया था। बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं जाता रहता हूँ। मुझे लगभग 20 साल हो गए नेवी से रिटायर हुए हुए और मेरी संस्था भू डिफेंस अकेडमी को 20वां साल चल रहा है। जो जोश, जो स्ट्रेंथ मैंने इस कार्यक्रम में देखी है, मैं पिछले 20 सालों में बहुत सारे कार्यक्रम में गया हूं, इतना मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। और कहते भी हैं, जिनके इरादों में हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। तो आपकी टीम, राणा जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे संगठन को जोड़ के रखा हुआ है और जो
काम आप कर रहे हैं, मैं अखबारों में भी पढ़ता रहता हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, क्योंकि जनरली देहरादून में एक चलन है कि जब मंच पे महफिल सजती है तो फोटो खिंचाने सब भागे भागे आते हैं, बाकी जब काम करने का वक्त आता है तो पीछे रहते हैं। ये मैं देखता आ रहा हूँ, बट इस संगठन में मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से आपके कार्य को देखता हुआ आ रहा हूँ कि बढ़ चढ़कर हिस्सा सोसाइटी में आप लोग सैनिकों के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद 2-3 चीजें होती हैं, या तो वर्दी टांग के अपने घर में बैठ जाओ और शाम होने का इंतजार करो और कैंटीन से लाई हुई जो बॉटल है उसको खोल के 2 चाय पी लो और आराम से सो जाओ, या फिर ये संकल्प करो कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी कुछ करना है, सो दैट हमारी जो ये बिरादरी है उसके लिए जो उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए खड़े होना है। तो ऐसे लोग काम होते हैं और आप लोग ऐसे हैं, तो इसके लिए एक बार फिर अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बना सकते हैं। मेरी संस्था दून डिफेंस एकेडमी पिछले 20 वर्षों से लगातार कोशिश कर रही है। हमारे संस्था के प्रयास से लगभग 13,000 से ज्यादा बच्चे आज इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी में हैं। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन मेरे यहाँ ऑफिसर हैं, मेरे यहाँ कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमेशा प्रयास रहता है कि अच्छी एजुकेशन के साथ बच्चों को मार्गदर्शन के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी मैं कुछ ना कुछ कर सकूं, और लगातार 20 साल से जो ये प्रयास है वो करते ही आ रहे हैं, होता ही आ रहा है। अभी मैं आपका एक बहुत अच्छी चीज देख रहा था कि जब आपने अपना फाइनेंशियल जो भी प्रस्तुत किया, जो भी आपका लेखा जोखा था, पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छी चीजों में दरार डाल देता है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं टर्म से बोलूं तो एक एक चीज इतनी क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बताई, एक एक रुपए का जो उन्होंने हिसाब बताया, तो ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा जो आपका ये क्रिस्टल क्लियर हिसाब किताब है। इस संस्था को मेरा संदेश क्या दूं, मैं बहुत छोटा हूं, यूथ से और जुड़े। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपने बच्चों को भी, जो हमारे बच्चे हैं जो रिसेंटली रिटायर होके आए हैं, वो सोशल मीडिया से जुड़े और इस संस्था को सोशल मीडिया के माध्यम से और आगे तक लेके आए। क्योंकि मुझे प्रदेश में अगर कोई संस्था लगती है कि जो चेंज कर सकते तो आप लोगों की संस्था लगती है, बाकी तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। और अंत में, क्योंकि बहुत जरूरी है सहयोग, बिना सहयोग के कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं चल सकती, मैं मेरी एकेडमी की तरफ से आज आपको 21,000 रुपए की एक छोटी सी राशि भेंट करना चाहता हूं। और आपसे छोटा ही हूँगा और मैं आपको नमस्कार और चरण स्पर्श करता हूँ। और आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोगों से हमें सहायता चाहिए, आप ही लोगों से हमें उम्मीद टिकी हुई है उत्तराखंड के नवनिर्माण में। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं। मेरा नाम अनूप बिष्ट है, मैं पौड़ी का रहने वाला हूं, बाड़ा पिसोली कंडी का, और मेरे पिताजी आईटीबी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड है और अपने कार्यकाल में उन्होंने सर्विस के दौरान अपने दोनों पांव गंवा दिए। तो हम लोग, मेरा बड़ा भाई आईटीबी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने भी कारगिल के टाइम पे अपना एक पांव गंवा दिया। मेरे बड़े भाई के फादर इन लॉ स्वर्गीय श्री जगमोहन सिंह गुसाई, जो कमांडेंट ऑफिसर रह चुके हैं आईटी पुलिस में, सीमा द्वार में ही रहते थे, और मेरे फादर इन लॉ जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हिमाचल में डायरेक्टर है। मेरी पहचान यही है सिर्फ अभी तक। और अभी हम लोग ग्राउंड में इसलिए उतरे हैं क्योंकि उत्तराखंड एकता मंच एकमात्र पहला संगठन है जिन्होंने रामलीला मैदान में 1 लाख लोग 20 नवंबर 2016 को एकजुट एकमुठ नारे के साथ भरा था, 7 मांगों के साथ, और जिसमें से 2 मांगे हमारी पूरी हो चुकी है कि दिल्ली में उत्तराखंडी एकेडमी बनाई जाए। और आपने नोटिस किया होगा 2016 के आंदोलन के बाद 2017 से देश के हर कोने में उत्तरायणी मनाई जाती है। मूल निवास 1950 संविधान के अंदर अगर 144 या 42 करोड़ जनसंख्या के जनरल कैटेगरी के अंदर मूल निवास 1950 नहीं मिला है और ना मिलेगा। इसका मैं आपको व्याख्यान दे देता हूं। भारत आजाद होने के बाद 2 नोटिफिकेशन जारी हुई। पहली नोटिफिकेशन 6 सितंबर को जारी हुई
कि जितना भी एससी समुदाय है, शिल्पकार समुदाय है पूरे भारत में, उनको कट ऑफ 1950 दी जाएगी। दूसरा नोटिफिकेशन जो गैजेट आया 11 अगस्त को आया, उसमें एसटी समुदाय को बोला गया है कि मूल निवास 1950 सिर्फ एसटी समुदाय को मिलेगा। जब नोटिफिकेशन ही 2 आई है कि 1950 मूल निवास सिर्फ एससी और एसटी को मिलता है, तो हम लोग ये आंदोलन जो लड़ रहे हैं, ये आंदोलन हमें मूल निवास 1950 कैसे मिलेगा, इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर लेते हैं। मूल निवास 1950 हमें चाहिए, भू कानून भी हमें चाहिए, लेकिन ये पता हमें होना चाहिए कि मूल निवास भू कानून मिलता कैसे। सबने कह दिया चलो मूल निवास मांगते हैं, पर मिलेगा कैसे? कि उत्तराखंड की अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, वो एक ही मांग के साथ हो सकती है, और वो है 5th शेड्यूल। पूरा पहाड़ ट्राइब है, आप इसको ऐसे समझिए, सिलीगुड़ी में मांग की जाती है 6th शेड्यूल की, वहां के नेपाली समुदाय 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। आप ऊपर आइए तो देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश में मांग चल रही है 6th शेड्यूल की। आप और ऊपर आइए तो आप देखेंगे इस टाइम मणिपुर में मांग चल रही है ट्राइब की। आप इधर जाइए तो पता लगेगा कि लद्दाख में 6th शेड्यूल की मांग चल रही है। आप थोड़ा इधर आइए हिमाचल में तो हाटी समुदाय, ये हाटी समुदाय कौन है? जो जौनसार के उस तरफ हिमाचल में रहते हैं, उन्होंने मांग करी ट्राइब की, और हम मांग कर रहे हैं मूल निवास 1950 और हिमाचल जैसा भू कानून की। हिमाचल जैसा भू कानून, 2 भू कानून है। मैं पहले ही आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, आप ही इसका आंसर दीजिए। एक भू कानून जो 4 या 8% कृषि भूमि पे लगता है, एक भू कानून जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी में लगता है, वो भू कानून 100% भूमि पे लगता है। उस भू कानून का नाम है 5th शेड्यूल, और जो हिमाचल में और शिमला में लगा उसका नाम है सेक्शन 118। वो 4 से 8% भूमि पे लगता है। हिमाचल में कोई मूल निवास नहीं लगा हुआ है। हिमाचल में आप में से अगर कोई 20 साल रह जाता है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी वाइफ हिमाचल से है, डॉक्टर है, मेरा जो ससुराल है वो हिमाचल में है, और मैं यह देखता हूं कि आज की डेट में हिमाचल में सबसे ज्यादा कर्ज है, और हम रोड मॉडल मानते हैं हिमाचल को। हमें तो रोड मॉडल मानना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, पूरे भारत में नंबर 1 राज्य होना चाहिए। पे मूल निवास 1950 नहीं मिलता है। अगर मूल निवास 1950 मिलता है, जो हमें चाहिए भू कानून हमें चाहिए, जो जौनसार में मिलता है वो भू कानून चाहिए जो आर्टिकल 342 से लगता है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जो भू कानून लगा हुआ है वो आर्टिकल 244(1) से लगता है, वो बाद वाली स्थिति है, वो भू कानून चाहिए। तो हम डायरेक्टली सरकार से ये क्यों नहीं बोल रहे कि हमारा पूरे पहाड़ को ट्राइब घोषित कर दो, और वहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर और कश्मीर के ब्राह्मणों को अभी इसी साल ट्राइब का दर्जा दिया है। यही और ले लीजिए, यहां के नेपाली समुदाय को ट्राइब का दर्जा मिल रहा है उत्तराखंड में। थोड़ा और ले लेते हैं, ये कश्मीर के जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको भी ट्राइब का दर्जा मिल रहा है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें सही डायरेक्शन में जाना है। हमारा ये देखा जाए कि जो सही डायरेक्शन है वो ये है कि पूरे पहाड़ को ट्राइब घोषित कर दिया जाए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अगर ट्राइब लग जाता पूरे पहाड़ में, जो कि लगेगा, जो कि भारत सरकार प्लान कर रही है, 15-20 साल में भारत खुद लगा देगी, क्योंकि इंटरनेशनल कमेटी, ट्रैवल कमेटी का प्रेशर है, तो हम 15 से 20 साल क्यों वेट करें, हम पहले ही मांग लेते हैं। जब उत्तराखंड के 7 समुदाय में गढ़वा, ये राजी, बोक्सा, थारो, इन 5 कम्युनिटी को ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं समुदाय के चारों तरफ रहती है, तो हमें ट्राइब का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? हमें ट्राइब वाली बात क्यों नहीं है? ट्राइब के सारे पैमाने हम फुल करते हैं, ये भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है, और भारत के सारी रिपोर्टें कहती है कि हम ट्राइब का पूरा मापदंड फुल करते हैं, और ट्राइब उत्तराखंड में ऑलरेडी लगा हुआ था।